नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज और आपके साथ मैं हूं अजिता। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने एक भाषण में कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि अब वह खतरनाक मूड में है। गड़बड़ करने वालों को छोड़ेंगे नहीं, मामा अब फॉर्म में है। माफियाओं के खिलाफ जो खेल चल रहा है, मसल पावर का, रसूख का उपयोग कर अवैध कब्जा कर लेने का, कहीं भी भवन तान दिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि सुन लो, ऐसा करने वालों, मध्य प्रदेश छोड़ दो, नहीं तो खनकर गाड़ देंगे। आइए पहले आपको सुनाते हैं शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा। आजकल अपन खतरनाक मूड में है। गड़बड़ करने वालों को छोड़ेंगे फोड़ेंगे नहीं, फार्म में है मामा। और तो एक तरफ माफियाओं के खिलाफ अभियान चल रहा है, मसल पावर का, रसूख का इस्तेमाल करके कहीं अवैध कब्जा कर लिया, कहीं भवन तान दिए, कहीं ड्रग माफिया। सुन लो रे, मध्य प्रदेश छोड़ देना नहीं, जमीन में गाड़ दूंगा 10 फीट, पता नहीं चलेगा कहीं भी किसी। सुशासन का मतलब जनता परेशान ना हो। दादा, गुंडे, बदमाश, अन्य खां, ये कोई नहीं चलने वाले। ये सुशासन है और बाकी चीजें भी। आपने सुना कि शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मसल पावर, रसूख का उपयोग कर अवैध काम करने वालों। आप बताइए कि मसल पावर और रसूखदार कौन है? वह गरीब जो चोरी करने को मजबूर है, वह गरीब जो छोटी दुकान खोलकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है, वह गरीब जो छोटा सा मेडिकल स्टोर संचालित कर रहा है, या वह होटल मालिक जो बहुमंजिला इमारतें तानकर गरीबों का खून चूस रहा है, या वह कंपनी मालिक जो अवैध मादक पदार्थों की सप्लाई कर रहा है, या वह राजनीतिक गुंडा जो दादा हथियारों को अपना कर्मठ कार्यकर्ता समझता है और वोट बैंक के लिए उनका उपयोग करता है। 15 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में है। कौन से रसूखदार भाजपा के शासनकाल में तैयार हुए हैं? वह कौन लोग हैं जो अवैध कब्जा कर भाजपा को और सुशासन को चुनौती दे रहे हैं? क्या पिछले 15 वर्षों में भाजपा शासन ने सुशासन लाने में असफल रही है, या सुशासन लाने के नाम पर विरोधियों को खनकर गाड़ने की बात शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं? कांग्रेस सरकार आई तो भूमाफियाओं के खिलाफ मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अभियान चलाया, तो इंदौर के साथ कई बड़े शहरों में अवैध कब्जे हटाए गए, जिसमें कैलाश विजयवर्गीय के सुपुत्र और विधायक आकाश विजयवर्गीय को बल्ला चलाना पड़ा था। प्रदेश में भाजपा सरकार है तो खनकर गाड़ने की बात की जा रही है। दोनों ही पार्टियों के द्वारा सिर्फ विरोधियों को नेस्तनाबूद किया गया। अगर बात करें रीवा जिले की, तो कांग्रेस शासनकाल में रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा के भाषण में जिले के पुलिस अधीक्षक के खिलाफ जहर उगलते थे और गली गली कोरेक्स शराब बिकवाने का आरोप लगाते थे। यहां तक कहा गया था कि रीवा एसपी कमलनाथ के एजेंट हैं। सोशल मीडिया में आए दिन फोटो वायरल करते थे और उन्हें हर जगह नशेड़ी मिल जाते थे। पिछले 9 माह से सांसद जनार्दन मिश्रा को ना तो कोई नशेड़ी मिला, ना कहीं नशे का कारोबार हुआ और ना किसी भी मंच से इन्होंने किसी को खनकर गाड़ने की बात कही। हाल ही में जिला प्रशासन के द्वारा आधा दर्जन लोगों के घरौंदों को उजाड़ा गया। पहली कार्रवाई शातिर बदमाश इरशाद खान के द्वारा अवैध कब्जे पर की गई, जो भाजपा के विधायक की जमीन बताई जाती है, जिसमें एक वॉल बेचकर मुकरने का आरोप लगाया था। उस जमीन को खाली कराया गया, जबकि इरशाद के अन्य 3 आवास हैं, उन्हें नहीं तोड़ा गया। दूसरी कार्रवाई परशुराम आश्रम पर की गई, जो कांग्रेस के समर्थक माने जाते हैं, जो बाहुबल और रसूख के चलते आश्रम बनाया था। बताया जाता है कि आश्रम संचालक जब बाहुबली और माफिया बने तो भाजपा के ही समर्थक थे और जिले के बड़े नेता आश्रम पहुंचते थे। विरोधी हुए तो माफिया हो गए। तीसरी कार्रवाई गुड़ थाना के बदवार में की गई, जो गांजा तस्करी कर बनाने का आरोप है। बताया जाता है कि कई खुलेआम गांजा शराब का कारोबार कर पहाड़ में कब्जा कर रखा है, लेकिन उन पर पार्टियों का हाथ है।
चौथी कार्रवाई गुड़चौराहे में सरोज बंसल के घर की गई, जो झोपड़ी बनाकर रखा था। पांचवी कार्रवाई चौराटा से रतैरा के बीच संचालित ढाबा में की गई, जो प्रशासन को भूमाफिया बाहुबली दिखा। सच्चाई यह है कि आने वाले पंचायत और नगर निगम चुनाव के पहले विरोधियों को नेस्तनाबूद करना है। इन दिनों चौराटा थाना क्षेत्र में सबसे ज्यादा अवैध कारोबार चल रहे हैं। ट्रांसपोर्ट नगर में बहुमंजिला होटल में अवैध देह व्यापार से लेकर जुआ सट्टा चल रहा है, लेकिन पुलिस के लिए वह सभी धर्म के काम है। बैजनाथ, कचूर, नौबस्ता, भोलगढ़, खैरी, नई बस्ती, अमवा में सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो खुलेआम अवैध मादक पदार्थों का कारोबार कर रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन को सिर्फ एक ढाबा संचालक दिखा जो सबसे बड़ा माफिया था। आइए आपको सुनाते हैं ढाबा संचालक का क्या कहना है और किसके इशारे पर उसकी रोजी रोटी छीनी गई है। ये जमीन है आपकी? ये हमारी ज़मीन खरीदी हुई थी। हमारे गांव के पटेल लोगों की ज़मीन है, वो हमको यहाँ ढाबा बनाने के लिए दिए थे। और वो भी मतलब आके और आप लोगों से मिल सकते हैं, बता सकते हैं कि हमने इनको दिया है। ये हमारी जगह में इनको पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, इनको बसाए हुए हैं। ये कैंसर पीड़ित हैं, जिनको दुकान के लिए वो हमको दिए हैं पटेल। और 2 हाथ हमारी भट्टी बाहर थी खूंटा के, बाकी और कुछ नहीं था, लेकिन ज़बरदस्ती गिरा दिया गया। और तहसीलदार साहब से निवेदन करते रहे कि साहब आप सूचना नहीं दिए कोई, हम लोगों को 2-4 घंटे की मोहलत दे दीजिए तो अपना सामान हटा ले, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं हुए। हमारी पूरी टेबल टूट गई, पूरी कुर्सी टूट गई, हमारा फ्रिज का भी एक कोना दब गया और पूरा हमारा सामान नुकसान हो गया। लाखों रुपए का हमारा सामान नुकसान हुआ और दीवार जो गिर गई, घर गिर गया, वो अलग से। बहुत थोड़ा हमारा फंसा हुआ था, मुश्किल से 1 मीटर। वो हम गिराने के लिए तैयार थे कि साहब आप मौका दे दीजिए, मैं गिरा लूँगा, लेकिन बना बनाया ज़बरदस्ती जेसीबी का ड्राइवर इस तरीके से बकेट मारा कि पूरा घर गिर गया और पूरे टीना चद्दर हमारे सब टूट गए। है ऐसा? हमारे ऊपर कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है। एक बार यहाँ गाड़ी में आए हुए आदमी थे, तो उनके पास जो है तो कुछ चरस गांजा क्या मिला, तो उस पर ये लोग हमारे ढाबा वाले के ऊपर भी मुकदमा लगा दिए गलत तरीके से ज़बरदस्ती। और ऐसे एक हमारे 2 मुकदमे चौराटा में रजिस्टर्ड हैं, जिसको लेकर ये आपको एक टारगेट। हाँ, बाकी 2 से तीसरा नहीं है हमारा मुकदमा कोई। 2012 में हुआ था मुकदमा हमारा, अभी इसके बाद में नहीं हुआ है। ये चौराटा से लेकर रतहरा तक में क्या एक आपका अकेला ढाबा है जिसे गिराया गया है कि और भी कुछ ढाबे हैं जिन्हें गिराया गया है? केवल मेरा ढाबा गिराया गया है और तानाशाही के सहित गिराया गया है। ये तहसीलदार साहब ने ज़बरदस्ती गिराया, उसमें सरपंच साहब का भी हाथ है। और ये लोग मिल के इधर उधर से तमाम चारों तरफ से हमको बना लिए ये कि मैं कैंसर पीड़ित आदमी यहाँ कमा के जी रहा हूँ, अब किसी से मांग नहीं रहा हूँ, किसी घर नहीं जाता भीख मांगने, इसलिए लोग हमसे चलते हैं। उसकी वजह यह है कि जो वो चाहते हैं वो मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि वो आज 4 महीने से हमारा उनका थोड़ा विवाद हो गया था इसी ढाबा के उसमें, तो तब से वो हमारे पीछे पड़े हुए थे। कई बार पुलिस भेजे, कई बार मुकदमा लगवाने की कोशिश किए और कई बार गिराने के लिए भी कोशिश किए। तो इसमें थोड़ा उनको मौका मिला, तो वो चूँकि सार्किन के वालों के भांजे हैं, तो सार्किन का नाम लेके जिस अधिकारी के पास जाते हैं उनका काम आराम से हो जाता है। वो जायज़ है कि नाजायज़ है ये नहीं देखा जाता, क्योंकि उस दिन आए थे वो यहाँ पे खड़े थे और खड़े होकर ड्राइवर को इशारा कर करके यहाँ पे आप पूछेंगे तो कई आदमी बताएंगे आपको कि सरपंच इशारा करके गिरवाया कि मारो, खड़े क्यों मारो। जब मैं निवेदन कर रहा था तो ज़बरदस्ती तहसीलदार साहब बोले कि तुम तो बहुत बदमाश आदमी हो, तुम्हारा इसको गिराओ, और ये कह के ज़बरदस्ती गिरवा दिए। पास में ही बने आश्रम को भी गिरा दिया गया है। हाँ, आश्रम गिरा दिया गया। मैंने सबके पीछे राजनीति है जो भाई। ऐसा तो अभी कांग्रेस के टाइम में हम लोग जब अपना काम किए रहते थे तो कांग्रेस के ज़माने में ये सब होता था, लेकिन टाइम दिया जाता था कि आप हम अगर सरकारी अतिक्रमण किए हो तो 2 दिन 4 दिन पहले नोटिस दी जाती थी।
हम लोगों को 1 घंटे का समय नहीं दिया गया। तो ये बीजेपी राज शासन की मनमानी ना है। यहाँ हम लोग 10 आदमी चरौटी करते रह गए, इधर टायर वाले वो सब टाइम दे दीजिए, मड़ई उछाल लें, गिरा लेंगे, आपको कुछ दिक्कत ना होगी, 1 दिन का समय दे दीजिए, नहीं गिराएंगे तो आप ढूंढ दीजिएगा। लेकिन वो बोले कोई मोहलत नहीं। आगे आधा घंटा पहले ऑटो अनाउंस करते हुए गई कि साथ की ज़मीन को खाली करो। अब पीछे से जेसीबी आ गई और जेसीबी मैंने हम लोग चरौटी विनती की है कि भाई छोड़ दीजिए, हम लोग अपने से हटा लेंगे, हम लोगों का नुकसान हो जाएगा गरीबों का। लेकिन वो किसी तरह मानने के लिए तैयार नहीं हुए और तुरंत लगा के मशीन गिरवा दी। और जितना फंसा हुआ था उससे 4 गुना अधिक पट्टे का भी गिरा दिए। पट्टे का भी आपका गिरा दिया? हाँ, ये है उनका जो सरकारी है वो तो ठीक है, गिरा दिए, लेकिन उसके बाद पट्टे की ज़मीन का भी गिरा दिए। निश्चित तौर पर अगर यहाँ निष्पक्ष कार्रवाई की जाए तो काबिले तारीफ है और हर व्यक्ति को इसका सम्मान करना चाहिए। लेकिन अगर राजनीतिक द्वेष के चलते इस तरह की कार्रवाई की जाए तो निश्चित तौर पर सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि 15 वर्षों से अधिक समय से भाजपा शासन है। क्या भारत का कानून किसी सत्ताधारी दल को बिना कानून बनाए या छूट दे देता है कि वह किसी भी व्यक्ति को माफिया घोषित कर दे, किसी की संपत्ति को अवैध संपत्ति घोषित कर पुलिस के दम पर नष्ट कर दे? क्या वह न्यायालय की अवमानना नहीं है? बिना न्यायालय के आदेश के सिर्फ इस तर्क पर घर उजाड़ देना कहां तक न्याय संगत है, जिसके चलते उसका परिवार सड़क पर आ जाए? ऐसे लोगों की लंबी फेहरिस्त जिले में है, जिनके खिलाफ 3 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन का दमखम और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ताकत उनके सामने नतमस्तक हो जाती है। सिर्फ विरोधियों को उखाड़ फेंकने के लिए सरकारें इस तरह की चाल चल रही हैं। अगर किसी गांजा तस्कर के खिलाफ मामला दर्ज है, उसे पुलिस गिरफ्तार करती है और न्यायालय में पेश करती है तो सजा न्यायालय सुनाती है। पुलिस न्यायालय में ही क्यों इस तरह की दलील नहीं पेश करती कि उसने अवैध रूप से संपत्ति अर्जित किया है और उस संपत्ति को राजसात किया जाए? जो असली अपराधी है, जिन्होंने अवैध तरीके से संपत्ति बनाई है, उन्हें सभी सरकारों ने संरक्षण दिया है। सिर्फ माफिया, अवैध कारोबारी और सरकारों को अगर खतरा है तो अपने विरोधियों से, जो या तो चुनाव में समर्थन नहीं किया या प्रतिद्वंदी के रूप में खड़ा हो सकता है या प्रतिद्वंदी का साथी है। चौराटा से रतारा के बीच में 2 दर्जन से अधिक ढाबे संचालित हैं, लेकिन एक ढाबा गिराया गया, जिसमें ढाबा संचालक का कहना है कि उसने जमीन खरीदा था। उसके खिलाफ जो मामला दर्ज है वह यह है कि उसके ढाबे में कुछ लोग बैठकर नशा कर रहे थे और पुलिस ने रेड डाली और उसे आरोपी बना दिया। इसलिए उसे माफिया बना दिया गया और उसकी रोजी रोटी छीन ली गई। परशुराम आश्रम सिर्फ इसलिए ढहाया गया क्योंकि उसके संचालक ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का समर्थन किया था। बंद कर दीजिए, बंद करवा दीजिए, उनको सूचना दे दीजिए कि मैंने पूरा कर दिया। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, उनको सूचित कर दिए कि पूरा हो गया। आपको वो चीज उपलब्ध हो चुकी है। मैं जो आप लोगों का आदेश हुआ हम लोगों ने पूरा कर दिया, बस हो गया। आप वहीं पर यथावत कर दीजिए। अगर हम लोग बंद कर दीजिए, बंद करवा दीजिए, उनको सूचना दे दीजिए कि मैंने पूरा कर दिया। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, उनको सूचित कर दिए कि पूरा हो गया। आपको वो चीज उपलब्ध हो चुकी है। मैं जो आप लोगों का आदेश हुआ। आइए आपको सुनाते हैं वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह का इस माफिया नेस्तनाबूद अभियान के संबंध में क्या कहना है और उनकी नजर में यह कितना उचित है। इसके बाद हम बात करेंगे वरिष्ठ अधिवक्ता घनश्याम सिंह से और आपको सुनाएंगे कि यह जो कार्रवाई की जा रही है यह कितनी उचित है और कानून क्या कहता है। इसमें क्या है? देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। अगर किसी ने शासकीय जमीन पर बेजा कब्जा किया है बिना किसी कानूनी अधिकार के, ज़बरदस्ती और उसकी भूमिका अतिक्रमक की है, तो ये भी अपराध है। शासन की भूमि पर भी अतिक्रमण करना अपने आप में एक अपराध है, या किसी प्राइवेट लैंड में भी ज़बरदस्ती किसी के ज़मीन पर कब्जा कर लेना, ये भी अपराध है। दोनों चीज़ें हैं। शासन जो कर रहा है, अगर हम अतिक्रमक भी हैं
कोई व्यक्ति अतिक्रामक भी है तो कानून की मंशा ये है कि उसे कानूनी तरीके से बेदखल किया जाए और उसे हटाया जाए वहाँ से। उसके पहले डंडे के दम पर, पुलिस के दम पर सरकार इस तरह से अगर चिन्हित करके कि विरोधी है तो उसका अतिक्रमण है और जो सत्ता पक्ष का है उसका अतिक्रमण नहीं है, इस तरह के मापदंड अपनाती है तो ये शासन का पक्ष पूरी तरह से गलत है और कानून के खिलाफ है। शासन को पूरा का पूरा अधिकार है कि शासन की ज़मीन पर अगर किसी ने बेजा तरीके से कब्जा कर लिया है तो वो तब तक अतिक्रामक ही माना जाएगा, वो उसका भूमि स्वामी नहीं हो सकता, चाहे वो जितने वर्षों से उसका कब्जा उस ज़मीन पर बना हुआ हो। जब भी शासन को हटाना होगा, जब भी शासन हटाना चाहेगी तो वैधानिक तरीका ये है कि उसको लीगल नोटिस जारी करे, कोर्ट से आदेश प्राप्त करे और जब कोर्ट से डिग्री प्राप्त हो जाए, आदेश प्राप्त हो जाए कि वह अवैधानिक है और उसकी स्थिति अतिक्रामक की है, उसको बेदखल करने का अधिकार शासन को प्राप्त होगा। उसके पहले डंडा मार करके किसी को शासन की भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता और ऐसा किया जा रहा है तो पूरी तरह से गैर कानूनी है। जो अपराधियों को चिन्हित करके जो गिराया जा रहा है उनको वो करके, तो उनके ऊपर क्या ऐसा नियम है कि उनका मामला चल रहा है कोर्ट में और उनको मतलब आरोपी मानकर चिन्हित करके उनका भी घर गिरा रहे हैं? ये भी गलत है। देखिए, इसमें भी दो चीज़ें हैं। अगर किसी व्यक्ति ने कोई नारकोटिक्स का या कोरेक्स का या और किसी तरह का कोई अपराध किया है और सरकार का कहना है कि उसने इन्हीं अवैध कामों से धन अर्जित करके और वो निर्माण किया है, तो पहले तो शासन को ये साबित करना पड़ेगा कि वो उसी अवैध कार्य से धन अर्जित किया गया है। और अगर धन अर्जित किया गया है और उसकी स्वयं की संपत्ति पर उसका मकान निर्मित है, उसका निर्माण है, तो शासन उसको हटाने के लिए अगर कोई कार्यवाही करती है तो पूरी तरह से अवैधानिक है। बहसन उसके खिलाफ जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वो गांजा और कोरेक्स से अवैध कमाई से, किसी तरह की अवैध कमाई से धन अर्जित करके ये निर्माण किया है, तब जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि वो अवैध कमाई का धन से अर्जित संपत्ति है, तब तक और किसी कोर्ट का कोई आदेश इस तरह का पारित नहीं हो जाता। शासन किस आधार पर मानकर कह रही है कि अवैध कमाई से अर्जित धन पर निर्माण किया गया है? ये पूरी तरह से शासन का गैर जिम्मेदाराना काम है और ये पूरी तरह से अवैधानिक है, गैर कानूनी है और शासन इस तरह से केवल ब्लेम लगा करके उसका नुकसान नहीं कर सकती किसी भी व्यक्ति का। हाँ, ये सही है कि आज समाज में जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं और पूरा का पूरा समाज का अपराधीकरण होता दिखाई दे रहा है, उस तरह से सख्ती भी आवश्यक है और पुलिस प्रशासन अगर इसमें अपराध को रोकने के लिए कोई सख्ती कर रही है तो जायज़ है और पुलिस का काम ही है कि अपराधों पर नियंत्रण रखे। प्रशासन का काम है अपराधों पर नियंत्रण रखे, तो उसके लिए वैधानिक तरीके बताए गए हैं। जो वैधानिक तरीका है उसे पुलिस को अख्तियार करना चाहिए और उस परिधि के भीतर रहकर ही काम करना चाहिए। कानून से बड़ा न पुलिस है, न जिला प्रशासन है और न कोई अपराधी है और न कोई सामान्य आदमी है। सभी कानून की मर्यादा का पालन करेंगे, ऐसा कानून की मंशा है और सभी उससे बंधे हुए। नियम तो ठीक इसके विपरीत है। ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है और जो कानून है उसके भी खिलाफ है कि किसी ने इंक्रोचमेंट कर रखा है, सरकारी ज़मीन पर नाजायज़ कब्जा कर रखा है, होटल चला रहा है या ये जो नशे की चीज़ें हैं उसको बेच रहा है, ये अलग चीज़ है। परंतु जिसका अगर ऐसा कोई कर भी रहा है तो उसका मकान या दुकान गिराने के पहले जो कानून में प्रावधान है उसके अनुसार उसको नोटिस देना चाहिए, हियरिंग करना चाहिए और एविडेंस लेना चाहिए
और फिर इसके बाद उस मामले को लीगली एडजुडिकेट करना चाहिए, उसका फैसला देना चाहिए। मनमानी नहीं, ये तो आर्बिट्रेरीनेस है, ये तो एक माने तानाशाही है। तो ये ठीक बात नहीं है। जिसका भाई इनको मुहिम है, सरकारी ज़मीनों में लोगों ने नाजायज़ अगर कब्जे कर रखे हैं तो उनको प्रॉपर कानूनी नोटिस देकर उनका भी पक्ष आप सुने। सरकार का पक्ष तो रहता ही है, और फिर जो न्यायालय जहाँ पर मामला विचाराधीन होता है वो एविडेंस के आधार पर उस चीज़ को तय करे। इसमें टाइम बहुत लग जाता है, ये बात सही है, पर इसकी प्रक्रिया को थोड़ा सा शॉर्टन करना चाहिए, जल्दी सुनवाई हो, लंबे एडजॉर्नमेंट न दिए जाएं कि 1 महीने के बाद गवाही होगी तो 1.5 महीने के बाद होगी। ऐसे जो मैटर हैं उस पर आप रिकॉर्ड आवश्यकता प्रत्येक केस की जो हो उसके आधार पर दूसरे पक्ष का अवसर दें साक्ष्य देने के लिए, और इसके बाद उस पर कोई निर्णय हो, तब ये कहा जाएगा कि हाँ लोकतंत्र है, और ये कहा जाएगा कि कानून की सोसाइटी है, रूल ऑफ लॉ के अनुसार शासन और जनता दोनों चल रहे हैं। इस तरह की बात है। मान लीजिए एक देखिए, अगर एक इफ इट इज़ ए एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन, एक ये बिल्कुल ही एक समस्या की तरह अगर आप रख रहे हैं, किसी ने सरकारी ज़मीन पे कब्ज़ा कर रखा है और जहाँ पर उसका व्यापार भी चलता है और जहाँ पर उसका निवास स्थान भी है और परिवार के लोग रहते हैं, तो ये सरकारी ज़मीनों पे नाजायज़ कब्ज़ा करने का ये न कोई जस्टिफिकेशन है, न जस्टिफिकेशन माना जा सकता है। अगर उन्हें जिस ज़मीन पर उनके कब्ज़े दखल नाजायज़ हैं उसको प्राप्त करने के लिए जो कानूनी तरीके बताए गए हैं, लीज़ में लें, पट्टे में लें, दरख्वास्त दें, और अगर मिल जाती है तो ठीक है, नहीं मिल जाती है तो उनका भी गिराया जाना तब तक उचित नहीं है जब तक उनको उचित अवसर न दिया जाए कि वो अपने पक्ष का वो क्यों ऐसा उन्होंने किया है और उसके पीछे क्या कारण है, कानूनी या दूसरे, ये पूरा बताने का मौका देना चाहिए। फिर इसके बाद निर्णय करें कि गिराया जाना है कि नहीं गिराया जाना। आपको बता दें कि संविधान के आर्टिकल 21 में स्पष्ट लिखा गया है कि हर व्यक्ति को मौलिक अधिकार है और उसके अधिकारों को छीना नहीं जा सकता। उसे सम्मान के साथ जीने का हक है। इस मौलिक अधिकार को राजनीतिक विरोधी होने के चलते नेस्तनाबूद करना एक बदला लेना है जो सरासर गलत है। हम फिर हाजिर होंगे इसी तरह के राजनीतिक मुद्दों को लेकर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।